हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका आपके अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के सेशन के लिए जो हमारा टॉपिक है सबसे पहला वो है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी चेंज फॉर वेरियस फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोगों ने बच्चों लास्ट सेशन में बात की थी अपनी एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन के लिए कि किस तरीके से हम लोग अपनी एंथैल्पी चेंज निकालते हैं किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए। फिर हम लोगों ने उसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी की चर्चा की थी। तो आज हम लोग देखेंगे बहुत सारी फेज ट्रांसफ़र की एंथैल्पी चेंज। तो फेज ट्रांसफ़र सबसे पहले बच्चों हमको समझना पड़ेगा कि फेज ट्रांसफ़र क्या होता है। तो फेज ट्रांसफ़र हम लोगों ने क्लास 9 से पढ़ा हुआ है। फेज ट्रांसफ़र क्या होता है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने फेज होते हैं मैटर के। तो जनरली हम लोग बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। तो जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो हमारा जो सॉलिड है वो चेंज अगर होता है लिक्विड में तो इसको हम लोग कहेंगे एक फेज से दूसरे फेज में क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। तो इसी तरीके से अगर लिक्विड वेपर फेज में ट्रांसफ़र होता है तो इसको भी बच्चों हम लोग कहेंगे फेज ट्रांसफ़र। और सॉलिड को अगर हम लोग डायरेक्टली वेपर में चेंज करते हैं तो इसको भी हम लोग कहते हैं फेज ट्रांसफ़र। तो या तो सॉलिड से लिक्विड हो या फिर लिक्विड से सॉलिड भी हो सकता है। लिक्विड से आइदर वेपर या वेपर से लिक्विड, या सॉलिड से वेपर आइदर और वेपर टू सॉलिड। तो जब सॉलिड से लिक्विड जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों मेल्टिंग, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं फ्यूज़न। जब हमारा एक सॉलिड फेज लिक्विड फेज में ट्रांसफ़र होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न ऑफ सॉलिड बोलते हैं। इसी तरीके से जब कोई फेज लिक्विड से वेपर की तरफ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन। और अगर ये वेपर से लिक्विड की तरफ आता है बच्चों, यहाँ पर जो लिक्विड से सॉलिड की तरफ आता है तो इसको हम लोग, दूसरा जो इसका उल्टा होता है उसे हम लोग फ्रीजिंग भी बोलते हैं, फ्रीजिंग। और यहाँ पर लिक्विड से वेपर में वेपराइजेशन और वेपर से लिक्विड बोलते हैं तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ वेपर। इसी तरीके से जब सॉलिड से वेपर की तरफ जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। और या फिर अगर वेपर से सॉलिड की तरफ डायरेक्ट आता है तब भी हम उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये जो बेसिक नॉलेज थी अबाउट फेज ट्रांसफॉर्मेशन वो आपको बच्चों सबको पता होगी। उसके बावजूद बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि कितने तरीके के फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं और उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपनी एंथैल्पी चेंज की। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूज़न या फिर एंथैल्पी चेंज फॉर मेल्टिंग। हम लोगों ने जब बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में पढ़ा था, यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन, तो वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे कि हमारी जो एंथैल्पी चेंज हम किसी रिएक्शन के लिए निकालते हैं तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने ये बात बोली थी कि आगे हम किसी भी चीज़ की जब एंथैल्पी चेंज निकालेंगे तो वहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग एंथैल्पी चेंज ना लेके केवल उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कंसीडर करेंगे। तो जो बच्चों हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज होती है उसकी वैल्यू में डिफरेंस नहीं आता। अगर आप भी उस स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को निकालते हैं और अगर यहाँ पर हम भी उस स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ में डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसलिए हम लोग एंथैल्पी चेंज की बजाय स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन की जगह स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन या फिर मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन की बात करेंगे।
तो क्या होती है बच्चों स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन? तो फ्यूजन हम लोग समझ चुके हैं, फ्यूजन या फिर हम लोग यहां पर इसको बोलते हैं मेल्टिंग। तो हीट रिक्वायर, यानी हीट रिक्वायर, कितनी हीट रिक्वायर है टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, यानी 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस के मेल्ट होने के लिए जितनी हीट रिक्वायरमेंट होती है इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, अब बच्चों स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, प्रेशर होना चाहिए 1 बार, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, और यहाँ पर टेम्परेचर स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी अगर हमें किसी चीज़ को मेल्ट करना है, यानी अगर हम लोग वाटर की बात करते हैं तो वाटर की जो मेल्टिंग होती है बच्चों वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर का जो हमारा स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा वाटर के लिए वो कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन। तो स्पेसिफिक टेम्परेचर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 1 बार प्रेशर होना चाहिए, और हमारी जो स्टैंडर्ड स्टेट होनी चाहिए, यानी जो हमारी वाटर की प्योर स्टेट होनी चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो हमारा आइस है यानी जो H2O इन सॉलिड फॉर्म है वो हमारा मेल्ट होगा किसमें, लिक्विड फॉर्म में। तो बच्चों इसके लिए हमारी जो कैलकुलेटेड स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूज़न होती है वो हमारी आती है +6 किलो जूल पर मोल। ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के लिए बच्चों यहाँ पर हम लोग सुपर स्क्रिप्ट में एक नॉट लगा देते हैं, तो ये हमारी हो जाएगी ΔS0, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्यूज़, यानी ये जो हमारी इंथैल्पी चेंज है वो किसके लिए है, फ्यूज़न के लिए है। तो हमारा जो बच्चों इसकी प्योर स्टेट है H2O की, तो वैसे हमारी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड स्टेट में रहती है, लेकिन जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसके लिए हमारी जो प्योर स्टेट है वो ये रहेगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हमारा जो हीट रिक्वायरमेंट है जो कि 1 मोल ऑफ H2O को चेंज कर रहा है, मेल्ट कर रहा है इन लिक्विड फॉर्म, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं इंथैल्पी चेंज, यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारी जो इंथैल्पी चेंज है वो प्लस में है, तो ऐसी कोई भी प्रोसेस जो मेल्टिंग की प्रोसेस होती है उसमें हमें हीट रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका मतलब है जो हमारी इंथैल्पी चेंज है या रिएक्शन है वो कैसी है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बच्चों एक बात और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि जो हमारा H2O है अगर इसको हम लोग 2 मोल कर देते हैं और यहाँ पर भी 2 मोल कर देते हैं, तो ये हमारी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन नहीं रह जाएगी, क्योंकि आप लोगों ने जैसे देखा कि हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल, तो हमें केवल 1 मोल सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड चेंज कर रहे हैं, इंथैल्पी चेंज। अगर यहाँ पर 2 मोल्स की मेल्टिंग अगर हमको देखनी होगी तो हमारी जो ये डेल्टा फ्यूज़न होगी, डेल्टा H फ्यूज़न होगी, ये भी हमारा मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगी, यानी इसको कितना किलो जूल पर मोल चाहिए होगा, 12 किलो जूल पर मोल चाहिए होगा, जो कि हमारी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज नहीं होगी। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज हमारी किसके लिए होगी, केवल 1 मोल के लिए यहाँ पर वैलिड है। तो आई होप बच्चों समझ गए होंगे कि किसको हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन बोलते हैं या फिर मोलर इंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूजन यहाँ पर कह रहे हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो कि है हमारा वेपराइजेशन। तो यहाँ पर हम लोग वेपराइजेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि हीट रिक्वायरमेंट यानी हीट रिक्वायर इन वेपराइजिंग 1 मोल ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड
कंडीशन, इन स्टैंडर्ड कंडीशन। बच्चों ये वाली बात जो है स्टैंडर्ड कंडीशन वाली बात वो हम लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग जो ये वाली कंडीशन है वो हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन ले रहे हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम लोग H2O लिक्विड का, तो ये चेंज हो जाएगा हमारा H2O गैसियस फॉर्म में। सो बच्चों अब आप लोग बोलोगे कि जो H2O है उसकी प्योर फॉर्म हमारी लिक्विड होती है, गैसियस नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन है वो 1 बार है, और जो हमारा स्पेसिफिक टेम्परेचर है, स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है, जो हमारा वेपराइजेशन बच्चों होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है इन केस ऑफ वाटर। तो हमें स्पेसिफिक टेम्परेचर लेना पड़ेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा वेपराइजेशन नहीं होता है वाटर का, तो स्पेसिफिक टेम्परेचर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन। तो उस केस में जो हमारी प्योर स्टेट होगी वो क्या होगी, यहाँ पर गैसियस फॉर्म में होगी। तो ये दोनों कंडीशन ले लिया और इसकी हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस ले लिया है इन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 मोल H2O यानी 1 मोल H2O लिक्विड को गैस बनने के लिए, वेपर बनने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा H स्टैंडर्ड और वेपराइजेशन। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या वैल्यू है हमारी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर की। प्लस 40.79 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारी फिक्स रहेगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन है फॉर वाटर। तो बच्चों इस केस में भी आप लोगों ने देखा कि 1 मोल H2O को वेपर बनने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इन स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये भी बच्चों वैल्यू क्या है हमारी, पॉजिटिव है, दैट्स वाई ये भी हमारी जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होगी। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट रिक्वायर होती है, जैसा कि आप लोग इस प्रोसेस में देख पा रहे हैं। तो सिमिलरली अब हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन की। अच्छा बच्चों, अगर इसका उल्टा, अगर हम लोग कहें कि 1 मोल वेपर से 1 मोल लिक्विड बनाना है तो हमको कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी, तो जस्ट हम इसका क्या करते हैं, साइन इन्वर्स कर देते हैं, साइन को अपोजिट कर देते हैं। तो अगर हम लोग -40.79 की बात करें, 1 मोल वाटर वेपर से कंडेंसेट कर देगा उसको वाटर को इन लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग जो अपोजिट है, यानी जो अपोजिट प्रोसेस हैं वो हम लोग अपोजिट साइन के हेल्प से यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछली बार बात करी थी फ्यूज़न की, और अगर हम लोग वहाँ पर फ्रीजिंग की बात करते कि H2O लिक्विड से H2O सॉलिड बनाने के लिए कितनी हीट रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम लोगों ने, हमारी वैल्यू निकली थी +6, तो वहाँ पर हम लोग निकाल सकते थे -6 किलो जूल पर मोल। लेकिन बच्चों वहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे 1 मोल H2O फ्रॉम लिक्विड से 1 मोल H2O सॉलिड की। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन या फिर मोलर इंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन प्रोसेस बच्चों क्या होता है, जो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में ना चेंज होकर डायरेक्ट सॉलिड से वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पर हीट रिक्वायरमेंट यानी हीट रिक्वायर टू सब्लिमाइज 1 मोल ऑफ solid substance in standard conditions, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होंगी, तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग CO2 सॉलिड की बात करते हैं तो वो बन जाएगा CO2 गैस। तो इसको बच्चों हम लोग ड्राई आइस भी बोलते हैं, सॉलिड CO2 को। ये ड्राई आइस को बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, तो ये अक्सर यूज़ करते हैं वहाँ पर, जैसे बहुत बड़े बड़े बच्चों प्रोग्राम्स होते हैं सिंगर्स के, तो वहाँ पर जो हमारा बेस होता है वहाँ से धुआं सा उठता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे
कोई स्वर्ग में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर उस और अक्सर जो माइथोलॉजिकल प्रोग्राम्स होते हैं, टीवी सीरियल्स होते हैं, वहाँ पर भी इसका यूज़ करते हैं हम। तो ये क्या होता है, ये अचानक से हमारा क्या होता है, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है, तो धुआं धुआं सा दिखाई पड़ता है, तो वहाँ ऐसा लगता है कि पूरा बादल से बन गए हैं वहाँ पर। तो अक्सर लोग बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में, सिंगिंग कॉन्सर्ट्स में भी यूज़ करते हैं, तो इसको बोलते हैं ड्राई आइस। तो CO2 जो होता है सॉलिड से डायरेक्ट CO2 गैस में चेंज हो जाता है, और ये चेंज होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 197 केल्विन, या फिर अगर हम लोग इसकी बात करें डिग्री सेंटीग्रेड में तो -76 डिग्री सेंटीग्रेड में ये चेंज होने लगता है। तो इसका स्पेसिफिक टेम्परेचर भी यही लिया जाएगा, और इसका स्टैंडर्ड जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 1 बार। तो इस कंडीशन में इसकी जो प्योर स्टेट होगी वो कैसी होगी, गैसियस स्टेट होगी। तो 1 मोल CO2 को चेंज करने के लिए गैस में जितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन। तो स्टैंडर्ड के लिए हम सुपरस्क्रिप्ट लगाएंगे, और नीचे सब्लिमेशन की है बात तो हम सब लिख लेंगे, और इसकी वैल्यू हम लोग चेक कर लेते हैं कितनी है, 25.2 किलो जूल पर मोल। तो ये बच्चों इसकी फिक्स एंथैल्पी चेंज, मोलर एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन होगी। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो रिएक्शंस थी उनको हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंडीशन में उसकी जो स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर और उसकी जो स्टैंडर्ड स्टेट होगी उसके साथ हम लोगों ने उसकी कैलकुलेट की क्या, एंथैल्पी चेंज, और जिसको हम लोगों ने कहा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर फेज ट्रांसफ़र, आइदर इट इज़ मेल्टिंग, फ्यूज़न, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने तीनों प्रोसेस को देखा। अब हम लोग बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, जिससे कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सकें। तो आइए बच्चों जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है बच्चों, ये कहता है हाउ मच हीट इज नीडेड टू मेल्ट 45 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न दे रखी है H2O की 6 किलो जूल पर मोल। अभी हम लोगों ने इसकी वैल्यू भी देखी थी किसमें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न में। तो बच्चों यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कितनी हीट नीडेड होगी 45 यानी 45 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए। तो हमको क्या पता है, हमको स्टैंडर्ड चीज़ पता है, स्टैंडर्ड के हम लोग रिएक्शन लिख लेंगे H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, इसी को बच्चों मेल्टिंग कहते हैं। तो ये है हमारा 1 मोल, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है। तो 1 मोल में H2O के 1 मोल में कितना ग्राम होता है, अगर हम इसका मोलर मास निकालें तो 2 × 1 + 16, तो यहाँ पर आ जाता है 18 ग्राम। तो इसका मतलब बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा 18 ग्राम वाटर है, 18 ग्राम वाटर में कितने मोल हैं, 1 मोल, और हमको निकालने किस में है, 45 ग्राम में मोल। अच्छा हम लोग बच्चों मोल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि 1 मोल की जो हमारी ये जो हीट रिक्वायरमेंट है वो इतनी है। तो हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे 45 ग्राम में, तभी तो हम लोग उसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 1 मोल के लिए है। तो वैसे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। डायरेक्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, और हम लोग यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिटरी मेथड से निकालते हैं। 18 ग्राम वाटर में 18 ग्राम वाटर में 1 मोल, 1 ग्राम वाटर में 1/18 मोल, और हमको निकालने हैं 45 ग्राम में, तो हमारे पास आ जाएगा 45/18 मोल्स। ये तो हमारा यूनिटरी मेथड हो गया। अब अगर हम लोग इस फॉर्मूले से निकालना चाहें तो भी हम निकाल सकते हैं। मास है हमारा 45 और मोलर मास है हमारा वाटर का 18, तो हमारे पास आ जाएगा 5/2 मोल, यानी कितने, 5/2 मोल यानी 2.5 मोल्स। तो यहाँ पर हम लोगों के पास 1 मोल के लिए कितनी एनर्जी है, 6.01 किलो जूल पर मोल। तो 2.5 यानी 5/2 के लिए कितनी होगी, इससे हमको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारा, लगभग 15 किलो जूल आ जाएगी।
15 किलो जूल एनर्जी आएगी किसको मेल्ट करने के लिए, 45 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट ऑफ हीट विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। सो इसी कॉन्सेप्ट पे बच्चों हमारे एनसीईआरटी में भी 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर बच्चों यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 6.8 बोल क्या रहा है, एज्यूमिंग द वाटर वेपर टू बी अ परफेक्ट गैस कैलकुलेट द डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार प्रेशर इज कन्वर्टेड टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग को क्या करना है, हमको डेल्टा यू निकालना है और डेल्टा यू निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, हमको जरूरत पड़ेगी डेल्टा एच। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि डेल्टा एच कैलकुलेट करें किस प्रोसेस के लिए, व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारी प्रोसेस है कि H2O किस में है, वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है यानी सॉलिड स्टेट में, और यहाँ पर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसकी डायरेक्ट हम लोग इसकी इंथैल्पी चेंज कैसे निकालेंगे बच्चों। तो यहाँ पर एक तो हमारा हो रहा है फेज कन्वर्जन यानी लिक्विड से सॉलिड चेंज हो रहा है, और लिक्विड से सॉलिड भी चेंज हो रहा है, साथ ही साथ हमारा टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसको 2 स्टेप में तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, पहला हम लोग यहाँ से यहाँ पर जाएंगे H2O लिक्विड, यानी यहाँ पर लिक्विड से लिक्विड यानी हमारा कोई फेज चेंज नहीं हो रहा, हम लोग केवल यहाँ पर टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ पर जाने पर हम लोग सेम टेम्परेचर में फेज चेंज कर लेंगे। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप के लिए, जो फर्स्ट स्टेप है बच्चों, उसके लिए डेल्टा एच निकालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है H2O लिक्विड से H2O लिक्विड, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके लिए हम लोग डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी ये कौन सी है, क्योंकि बच्चों हम लोग यहाँ पर ग्राम में वैल्यू दे रखी है, तो यानी ये हमारी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमको यहाँ पर दी हुई है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू एम इंटू डेल्टा टी। तो Q अगर हम लोग ये कांस्टेंट प्रेशर पर लेते हैं तो हमारी ये QP क्या हो जाएगी, डेल्टा H। तो अगर हमें इन 3 की वैल्यू पता है तो हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो CP है हमारे पास 4.2 और M यहाँ पर H2O का M होता है यानी 18 ग्राम, और डेल्टा T है हमारा 0 माइनस 100 यानी माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हमें केल्विन में रखना होगा, तो केल्विन में भी इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 100 केल्विन ही आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा 273 केल्विन, ये हो जाएगा हमारा 373 केल्विन। तो इनको जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा -7.56 किलो जूल पर किलो जूल। इस तरीके से अगर हम लोग अब सेकेंड स्टेप की कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड स्टेप की इंथैल्पी, तो सेकेंड स्टेप है हमारा H2O लिक्विड से H2O सॉलिड। तो यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है और स्पेसिफिक टेम्परेचर है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारी ये फ्रीजिंग हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास फ्यूज़न दे रखा है, और फ्यूज़न क्या होता है, H2O सॉलिड से H2O लिक्विड। और ये देखिए बच्चों हमारी बिल्कुल जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो 6 किलो जूल मोल दे रखा है, तो इसके लिए हमारे पास जो होगी वो वैल्यू आ जाएगी -6 किलो जूल पर मोल।
तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप की हमारे पास इंथैल्पी चेंज आ गई है। तो हमारे पास टोटल इंथैल्पी चेंज आ जाएगी -7.56 किलो जूल और -6 किलो जूल। तो हमारे पास आ जाएगा -13, आंसर कितना आ जाएगा -13.56 किलो जूल पर मोल। तो टोटल इंथैल्पी आ गई। अब इसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे और हम डेल्टा यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो वैसे डेल्टा एन जी यहाँ पर 0 आएगी, तो जो जितनी हमारी डेल्टा एच होगी उतनी डेल्टा यू होगी। इस तरीके से बच्चों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6.8 है, ये हमारी 2 स्टेप में यहाँ पर इंथैल्पी चेंज यहाँ पर फाइंड की जाएगी। एक बार हम लोग इस तरीके से स्पेसिफिक हीट के माध्यम से इसकी डेल्टा एच निकाल लेंगे और ये हमारी फ्यूज़न, जो हमारी स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर फ्यूज़न है, उसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे और हम लोग टोटल इंथैल्पी चेंज की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, जो कि हमारी -13.56 किलो जूल पर मोल। तो आई होप बच्चों आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी। आप लोगों को जितनी भी फेज ट्रांसफ़र की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो गई होंगी। तो पूरी तरीके से आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग फेज ट्रांसफ़र की इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करते हैं, उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक के लिए। टिल देन